अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। एक ही मौजू ज़ेर बहस है दुनिया भर में, पाकिस्तान में, तमाम अरब इस्लामी ममालिक में, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती फार्मूला मशरिक़ वस्ता के लिए, गाज़ा में सीज़ फायर के लिए, फ़लस्तीन के लिए। इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ताज़ा तरीन जो ख़बरें सामने आई वो काबिल गौर है। सबसे पहले तो कुछ देर पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा होगा, दोबारा मुखातिब हुए मीडिया से, प्रेस से। वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हमास के पास 4 दिन की डेडलाइन है और 4 दिन के अंदर उन्हें ये मुआहिदा कबूल करना है। बसूरत दीगर जो अंजाम है वो बड़ा ख़तरनाक और अफसोसनाक हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने मुंह के अल्फाज हैं। दूसरी बात इसहाक डार साहब से, जिन्होंने आज इस मामले पर तफसील से बात की। एक तो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि 8 में से 8 अरब इस्लामी ममालिक में से एक मुल्क ऐसा है जिसने हमास की ज़मानत दी है, ये गारंटी दी है कि वो इस मुआहिदे की मुखालफत नहीं करेगा। साद डार साहब ने यह कहा जब उनसे पूछा गया क्या पाकिस्तान अब भी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखता है, बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत के तौर पर मानता है, तो उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी ये वाज़ेह है, ना सिर्फ हमारी बल्कि बाकी जो अहम 7 ममालिक हैं वो भी हमारे साथ इन लाइन। इत्तलात ये हैं और अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2 रियासती फार्मूले के हल का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान इसराइल की रियासत को तस्लीम करेगा। इस अमन मुआहदे के अंदर अलबत्ता 3 से 4 निकात ऐसे हैं जो काबिल तशवीश हैं, जिनकी मज़ीद इंटरप्रिटेशन दरकार है। जॉर्ज गैलोवे बरतानिया के ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर हैं, लेबर पार्टी में कभी रहे। उन्होंने कल टोनी ब्लेयर साहब का जो मुमकिन इसमें किरदार है उस पर बड़ी सख्त तनकीद, और उन्होंने ये तक कहा कि लगता है कि शैतान कहीं और मसरूफ़ है, इसलिए टोनी ब्लेयर साहब की खदमात ली गई। ये बड़ी संजीदा तनकीद है। क्या वजह है कि वो अमेरिका जो दुनिया भर में जमहूरियत का ख़्वाह है, वो गाज़ा के मामले पे अमेरिका, टोनी ब्लेयर और टेक्नोक्रेट सेटअप लॉन्च करना चाहता है, उनकी राय को अहमियत क्यों ना दी गई। लेकिन इस सारी बहस के बावजूद जो मुल्क भर में सियासी और मजहबी रद्द-ए-अमल आया वो अपनी जगह मुकद्दम, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे को महसूस करते हैं। सबसे अहम और बुनियादी बात मेरे देखने वालों की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे मुक़द्दस और सबसे अहम राय अहले फ़लस्तीन की अथॉरिटी की और गाज़ा के शहरियों की होनी चाहिए। जो फैसला उनका होगा वो हमें कबूल होना चाहिए। हम उसमें अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं, ये फिर डिबेट होती रहेगी। इस मामले पर बात करने के लिए किसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, हमने आज अहमत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब को। आप दिफाई तजिया निगार भी हैं, सिफारतकारी के मैदान में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपसे भी हम बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इस मसले पर दिहाइयों से मुल्क की सियासत में उनका अपना नुक्ता नज़र रहा है। और जनाब अब्दुल रऊफ शकूरी साहब बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के मामलात पर उनकी गहरी नज़र रहती है। जनाब तारिक रशीद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सर, आपने ये मुआहिदा भी देखा होगा 20 निकाती, और फिर डेडलाइन भी दे दी गई है हमास को 4 दिन की डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से। डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने हवाला भी दे दिया। ये इस प्लान का बुनियादी मकसद आपको क्या समझ आ रहा है? ये मसले का हतमी हल है या सिर्फ एक कोई आर्जी प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, ये मसले का हतमी हल तो नहीं है, बट ये हतमी हल की तरफ इंशाल्लाह जाएगा। और अब जब देखें कि तीसरा साल शुरू हो गया था और इजराइल की जो प्रोफेशनल उसकी कॉम्पिटेंसी थी वो बुरी तरह एक्सपोज हुई कि गज़ा का इलाका टोटल 40 किलोमीटर का इलाका और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा, और इजराइल उस पर कब्जा नहीं कर सका। चंद दिन पहले कह रहे थे कि तमाम गज़ा से फ़लस्तीनों को हम निकाल बाहर करेंगे, पूरे जो है गज़ा को फ़लस्तीन के जो वहाँ रह रहे हैं उससे खाली करा लेंगे। अब ये उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि हम इस माहदे पे अमल दरामद या इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमास की बहुत बड़ी फतह है, और जैसे कि आपको पता है कि हमास फ़लस्तीन की एक शाख है, उससे बड़ी शाख जो है वो अल फतह है, जो फ़लस्तीन की नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। महमूद अब्बास साहब जिसके सदर हैं, और जो वेस्ट बैंक और के इलाके में, रमला के इलाके में जहाँ इनका दारुल हुकूमत है। तो हमास के लिए हमास ने एक बड़ी राह हमवार कर दी है। देखिए, उन्होंने हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ तो दी हैं, बस उस कुर्बानियों का समर यह है कि इजराइल जैसे शुतर बेमहार और बदमाश रियासत, ख़ास तौर पर नेतन्याहू को अमेरिका जाके ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ठीक है, ये हम डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो अमन का मंसूबा है उसे तस्लीम करते हैं। और इस तस्लीम में देखें, उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी इस अमन मंसूबे को सपोर्ट करते हैं।
तो खास तौर पे देखिए पाकिस्तान का जिक्र बार बार दुनियावी जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो पाकिस्तान का स्टेचर और बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अगर ये अमन मनसूबा ना पेश किया जाए तो गजा के अवाम पे तो देखें जुल्म और बर्बदियत जो इजराइल मचा रहा है उसको तो रोकने वाला रैन साहब, जरा आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे बात मज़ीद करता हूँ। शकूरी साहब से बात होगी, लेकिन कमर जमान कायरा साहब सीनियर सियासतदान है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लें। कायरा साहब, आज मैंने देखा खालिद रफ़ीक का रद्दमल भी देख लिया, असद उमर साहब का, फवाद चौधरी साहब का, दीगर मजहबी और सियासी जमातें बिलखुसूस हाफिज़ नईम रहमान साहब का, उनका रद्दमल भी देख लिया। मेरी तो अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में एक आजाना सी राय थी कि सबसे ज़्यादा मुकद्दम जो फैसला है वो अहले फ़लस्तीन का, अहले गज़ा का होना चाहिए कि वो क्या इस माहदे को कबूल करते हैं या नहीं, हमारी राय बाद में आएगी। लेकिन आपने इस माहदे को देखा होगा, 20 निकात जो हैं, आपको क्या महसूस होता है? व्हाट एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप इज़ अप टू, और हमारी बहसीत रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या पोजीशन होनी चाहिए? ये जो एतराज़ हो रहा है कि प्रॉपर ड्यू कंसल्टेशन यहाँ पे सियासी मजहबी जमातों से नहीं हुई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हम सारे फ़लस्तीनियों के साथ हैं जी। अक़वाम आलम से भी उनको एक मदद हासिल है, और दुनिया खित्ता फ़लस्तीन में उन पे जो होने वाले जुल्म और जबर है, जो तारीख का बेमिसल किस्म का है, घिनौना तरीन है, उससे जान छुड़ाने के लिए दुनिया सारी दुआगो भी है, कोशां भी है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसका मेन फरीक वो है जी। कोई ऐसा शर्त, कोई ऐसी चीज जो उनके लिए काबिल कबूल हो, तो वही हमारे लिए भी काबिल कबूल होनी चाहिए। एक अमूमी तौर पे ये बात है कि पाकिस्तान भी उन दोस्तों में शामिल रहा जो टू स्टेट थ्योरी के बारे में मुस्लिम ममालिक के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी ये रहा कि दो रियासतें बन जानी चाहिए। एक देखे ना, एक अमल ये है कि फ़लस्तीन कहता है कि हम जो फ़लस्तीनी हैं वो कहते हैं इजराइल का वजूद तस्लीम नहीं करते, इजराइल कहता है हम फ़लस्तीन नहीं बनने देंगे। ये दोनों ही बातें काबिल अमल नहीं है। इजराइल भी एक हकीकत है, बन चुका, उसको दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने बना दिया, वो अब जड़ें पकड़ चुका। अब उसको सफाई हस्ती से मिटाना, खत्म करना, इरेज करना तो मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए। लिहाजा आप ये इसको बुज़दिली कह ले, इसको कमजोरी कह ले, इसको जो मर्जी कह ले, तो ये टू स्टेट थ्योरी का तस्वर जो था, बल्कि देखिए तारीख में अगर इसको ढूंढें तो मुझे याद पड़ता है, मैंने पढ़ा था कहीं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने इब्तिदा में जब अरब ममालिक की इसराइल से जंग हुई तो उन्होंने एक मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बन गया है मुल्क, और इस मुल्क को बनाने वाले यहूदी हैं जो बड़े ताकतवर हैं और दुनिया की ताकतवर कौमें इनको बनाने वाली हैं। अब इस हकीकत को तस्लीम कर लें और इसकी बाउंड्रीज तय कर दें, वरना एक वक्त आएगा ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज इसकी नहीं हुई तो ये फैलेगा, आप सुकड़ेंगे, आप चाहेंगे कि ये रुक जाए, वो नहीं रुकेगा। तो आज इस वक्त पूरे मुसलमान बशमूल पाकिस्तान के इस वक्त इजराइल की लॉबी का हम मुकाबला करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उस जबर को रोक पाए हैं? नहीं, हम नहीं रोक पाए। अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड, कायरा साहब, अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड हम इसराइल का हाथ नहीं रोक पाए, क्योंकि इसमें कब रोक पाए जी? क्योंकि ये मानना पड़ेगा कायरा साहब कि हमारी जो मिलिट्री माइट है या इकोनॉमिक माइट है वो अप टू दैट मार्क नहीं है, और इसराइल शुतर बेमुहार अपनी जामी साहब यही बात है, उसको अपनी बेमुहार ताकत और फिर उसको हासिल होने वाला वो तावन जो उसको दुनिया के ताकतवर तरीन अक़वाम की तरफ से हासिल है, बुनियादी तौर पे वो उसके पीछे, यानी अमेरिका उसके पीछे है, एग्जैक्टली, दीगर यूरोपीय अक़वाम उसके पीछे हैं। आज वो फ़लस्तीन के हवाले से उसके मुखालिफ जरूर हैं, लेकिन वो जब इसके ऊपर हमला हो, इसके ऊपर, इसके मफाद के ऊपर ज्यादा आए तो बहुत सारे यूरोपीय। अच्छा कायरा साहब, एक बड़ा नुक्ता है जो आज ज़ेरे बहस है कि दो रियासती हल की जब भी कोई रहनुमा बात करता है, बिलखुसूस पाकिस्तान में, तो एक तशवीश हो जाते हैं समझने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले कि गालिबन इसका मतलब यह है कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। दो रियासती हल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। आप इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे तो भी इसराइल एक हकीकत है, करेंगे तो भी एक हकीकत है। करना उसको तस्लीम तो तभी है जब फ़लस्तीन के लोग मुतमईन होंगे, अक़वाम आलम उस पर राजी होंगी, मुस्लिम अक़वाम उस पर राजी होंगी, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ना। अभी तो मुजव्वज़ा बातें हैं ना, लेकिन टू स्टेट थ्योरी का मतलब ये है कि अगर कोई ये समझता है तो उसको समझने को तो हम नहीं रोक सकते, उसके इस ख्याल को तो नहीं रोका जा सकता। कुछ लोग, कुछ मजहबी जमातें, हो सकता है कुछ सियासी जमातें भी इस ख्याल की हामिल हों कि हमें अल्टीमेटली एक स्ट्रगल करके इसराइल को उस दुनिया से ख़त्म करना है,
तभी इजरायली रियासत की बात है ना, वरना टू स्टेट थ्योरी तो यही है कि इजराइल एक हकीकत है, उसको तस्लीम कर लिया जाए और इजराइल फलस्तीन को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर ले और हम फलस्तीनियों के लिए अमन ले लें। इस वक्त हम उसके जबर का हाथ रोकने की पोजीशन में नहीं है, हम ना उसका जबर रोक पा रहे हैं, वो अब फैलता जा रहा है। उसने कई ममालिक के ऊपर हमले किए, क्या कर पाए हैं अभी तक और क्या करेंगे आइंदा दिनों में, सिवाय जज्बाती नारों के। कह रहे हैं अमन मांग लें, दुनिया के साथ डायलॉग करके अमन कर लें। अमन इस वक्त हमारी बेहतरीन रास्ता है और यही फलस्तीनियों के लिए सबसे बड़ी बका है। ये मैं नहीं कह रहा कि उनके प्रिंसिपल असूल छोड़ दीजिए, हमारा कश्मीर के ऊपर एक मुकदमा है, हम आजाद एक मुल्क के तौर पे रह रहे हैं, हमारे साथ बांग्लादेश में धांधली हुई, धोखा हुआ, हिंदुस्तान ने तमाशा किया, लेकिन हम अपने उन मुकदमात के बावजूद अपनी जगह खड़े हैं। हम कश्मीर जो हमसे छीना गया उसके ऊपर अपना क्लेम करके खड़े हैं, लेकिन हम एक पीसफुल मीन्स के साथ आगे नेगोशिएट करना और एक को एग्जिस्टेंस के लिए राजी हैं, कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि कश्मीर का कोई पीसफुल सोल्यूशन निकल आए। तो यही हम फलस्तीनियों के लिए मांगते हैं। अगर हम फलस्तीनियों के ऊपर होने वाले मजालिम को जज्बाती नारों के और हम हैं कौन? ठीक, अच्छा कायरा साहब थोड़ा मेरे साथ अगर आप रहें, मैं अब्दुल रऊफ साहब की भी राय ले लूं। रऊफ साहब, इस मुआहदे को क्या जल्दी है ट्रंप साहब को, जो बार बार वो डेडलाइन भी दे रहे हैं, अभी 72 घंटे की डेडलाइन उन्होंने हमास को दे दी, बहुत जल्दी में इसको एग्जीक्यूशन वो चाह रहे हैं? जी थैंक यू जामी साहब। पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि अभी ये टू स्टेट्स इसराइल को रियासत तस्लीम करने पे बात हो रही थी, तो हमें इसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसराइल को रियासत तो तमाम ममालिक ने उस दिन एक्सेप्ट कर लिया है जिस दिन उन्होंने यूएन में वोटिंग की है टू स्टेट पे। तो वो फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट और इसराइल को एक अलग स्टेट मानने के लिए तमाम जिन ममालिक ने वोटिंग की है, आई थिंक ईरान जो था उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो इसराइल को रियासत तस्लीम नहीं करता, बाकियों ने कर लिया। अब मसला जो मेन है वो ये है कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये आगे फ्यूचर में पाकिस्तान डिसाइड करेगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये हो रही है कि फ़लस्तीन के अवाम की, तो अभी जो 20 नुकाती जो प्रपोजल दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उन लोगों ने इस पे खुशी का इजहार किया और वो इस पे एग्री हैं कि, और मेरे ख्याल में एक ये बेहतरीन रास्ता भी है एक पीस को क्या कहते हैं मौका देने का। और इस गो के जो है यहाँ पे बहुत से एम्बिग्विटी है इसमें, जिसमें आप कि कोई इशू राइज होता है तो यूएस की जो स्ट्रांग बैकिंग है इसराइल के लिए, बगैर कोई फार्मूला तय किए हुए कि अगर हमास की सम पॉइंट्स पे रिजर्वेशन है, जैसे उन्होंने अभी जो इनिशियल उनका रिस्पांस आया वो ये चाह रहे हैं कि हम उस वक्त तक अपने आप हथियार नहीं डालेंगे जब तक कि इसराइल का इनखला नहीं हो जाता, जबकि दूसरी तरफ इसराइल कहता है कि हम जो है वो फ़लस्तीनियन स्टेट के हक में नहीं है। और इसी तरह से इसराइल साथ में ये भी कहता है कि उसका कंट्रोल जो है फ़लस्तीनियन जो वो गज़ा में वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को ना दिया जाए। तो ये इश्यूज हैं जिन पे अगर एक पार्टी एग्री नहीं होती तो आप कैसे उसको फुल सपोर्ट के साथ एग्जैक्टली रऊफ साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं जनरल साहब से बात करनी है, कायरा साहब से भी। अच्छा कायरा साहब आप मुझे बताएं कि ये मुनासा के सारे प्रोसेस में पार्लिमान को, सियासी और मजहबी जमातों को भी ऑन बोर्ड किया जाता ताकि अवाम को भी एतमाद आता कि पाकिस्तान किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, किस मंसूबे का हिस्सा है, किस हद तक हिस्सा है? पहली गुजारिश ये है, मैंने अर्ज किया कि हमें पहले तो फलस्तीनियों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, वो क्या सोचते हैं? स्टेक होल्डर वो हैं, पाकिस्तान की मजहबी जमातें में और आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, हम उनकी सपोर्ट में हैं। और दो सूरतों में, एक मुसलमान ब्रदर हैं और दूसरा इंसानियत के नाते उनके सपोर्टर हैं। अब इसके ऊपर हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा रवैया होता है जी। हम इंतहाई आगे चले जाते हैं। यानी जिस वक्त कमाल अतातुर्क तुर्की के अंदर खिलाफत खत्म करके वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर रहा था और अतातुर्क को आज के जो तुर्कश हैं या टर्क हैं वो उसको अपना बाबा मानते हैं जी, बाबा आदम मानते हैं अपनी कौम का, या बड़ा अपना मोहसन मानते हैं। और इधर हम तहरीके खिलाफत चला के तहरीके खिलाफत में खिलाफत बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो भाई जिनका स्टेक है पहले उनसे पूछो। यकीनन अगर फलस्तीनियन अथॉरिटी इस बात को तस्लीम कर रही है, और फलस्तीन के कई सारे ग्रुप है, खाली फलस्तीनियन अथॉरिटी मतलब सारे मैंडेट के हामिल नहीं है, लेकिन
पीएलओ के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है, यहाँ पे यही इशू है हमारा कि हम में से बशमूल मेरे किसी को वहां पे ओरिजिनल सेंटीमेंट का अंदाजा नहीं है। हम एक जनरल सेंटीमेंट के तौर पे उन पे होने वाले मजालिम की वजह से और मुसलमानों के होने की वजह से एक तवील अरसे से उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम उस जज्बाती कैफियत में, वाबस्तगी में उनके साथ हैं और दुरुस्त हैं। लेकिन जब इसका हल निकलने लगेगा तो कोई एक फार्मूला इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल कि ट्रंप साहब कोई फार्मूला देंगे और उसके ऊपर सारे साइन करो आधे घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में और यार इंप्लीमेंट हो जाएगा। नो, देयर इज ए गैप बिटवीन लिप एंड कप। बिल्कुल ये काफी लंबा है, थोड़ा सा नहीं है, लेकिन एक इब्तदा तो हो, कोई फार्मूला तो हो बिल्कुल जिसको किसी संप में चले। हाँ, मैंने अभी देखा है जी कि ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमास को 4 दिन का वक्त है, लेकिन आज जो डार साहब की गुफ्तगू थी उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता था जहां वो कह रहे थे कि 8 में से एक मुल्क ऐसा है जिसने हमास की जमानत दी है कि वो इस मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगा। हमास ने रॉयटर्स से गुफ्तगू की है, उनके किसी तर्जुमान ने, बगैर नाम जाहिर करने की शर्त के ऊपर। उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए, हम इसके ऊपर सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी अपनी स्टेटमेंट में ज़रूर किया है। जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी जानब से उसको खैर मकदम किया जा रहा है। जनरल ज़ाहिर महमूद साहब, आपसे बड़ा अहम नुक्ता ये समझना है कि ये जो गाज़ा की सिक्योरिटी का प्लान है, मुस्लिम अरब ममालिक के ट्रूप्स जाएंगे, पुलिस रेज करेंगे, बफर जोन बनेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक लोगों के जहन में ये भी तशवीश पाई जा रही है कि क्या हमें भी प्रैक्टिकली हमारी फोर्सेस भी ऑन ग्राउंड हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत सलाम। जी देखिए, गारंटी तो इस वक्त जो जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता जी, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। हैविंग सेड दैट, जो प्रैक्टिकली लाइन होंगी, जो बफर जोन क्रिएट किया जाएगा, जो अभी इस वक्त लाइन ऑफ उनकी इजरायली फोर्सेस की जो लाइन है जहां तक वो एरिया कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे एक पीछे जाएंगे और वहां तक वेट करेंगे जो इनके कैप्टिव्स हैं उनकी आज़ादी के लिए जी, तो इंश्योर करेंगे कि वो उसको तो वैसे ही उन्होंने 72 आवर्स दिए हैं कि जब वो मायदे पे अमल शुरू होता है तो 72 आवर्स के अंदर उन्होंने उनको आज़ाद करना है। फिर एक सेकंड लाइन ली जाएगी जी, सेकंड लाइन पे फिर इजरायली ट्रूप्स जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये फेज है, एवरीवन इज कंप्रोमाइजिंग ऑन दिस। फलस्तीन के लोगों की भी इस वक्त मजबूरी है, जो कायरा साहब जिस तरह फेंट कर रहे थे, और बाकी आपको पता है किसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी, और कौन कितना रिस्क लेना चाहता है। अगर किसी ने डेटरेंस रखनी थी तो शायद कतर वाले इंसिडेंट पे रिस्पांस डिफरेंट होता। मे बी अब नेक्स्ट जब एक्शन करेगा कोई इजराइल, खुदा ना खास्ता, तो फिर उसका रिस्पांस बताएगा, अरब वर्ल्ड की एक मूड बताएगा किस तरफ जा रहा है। फिर सेकंड रेड लाइन पे जब ये आएंगे तो उस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जी, ये फिर टेक ओवर कर लेंगी जो मुस्लिम ममालिक की होंगी। पॉलिटिकल कंट्रोल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पास रखा है जी, जो पूरा इसका जो डायलॉग को और मिलिट्री दोनों को, डिप्लोमेसी और मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स तीनों को वो वहां से गाइड, बिल्कुल ठीक, वहां से लेके जाएंगे। जनरल साहब, मैं जरा एक छोटी सी एक ब्रेक ले लूं। जनरल तारिक रशीद साहब भी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रऊफ साहब भी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, प्रोग्राम में वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल तारिक रशीद साहब, इसमें जितनी भी निकात हैं 20, उसमें बार बार यानी हमास से मुतालबा किया गया है, अरब इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया गया है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का मामला हो या फिर सिक्योरिटी का मामला हो, लेकिन इसमें कहीं भी जो इजरायलियन एग्रेशन है उसके रोकथाम का जिक्र नहीं है। व्हाट इफ के हमास इस मुआहदे को मान लेती है, व्हाट इफ के अरब इस्लामी ममालिक वहाँ ट्रूप्स भेजते हैं सिक्योरिटी के लिए फॉर टाइम बीइंग, और पुलिस भी उनकी ट्रेन कर देते हैं, एंड मीनवाइल इजरायलियन फोर्सेस कोई वहाँ पे झड़प करती हैं, व्हाट विल हैपन देन? देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपके सामने चंद चीजें रखना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कायरा साहब बात कर रहे थे और जायद साहब बात कर रहे थे, हमें देखिए जज्बातियत से हट के पाकिस्तान की मफाद को आगे रख के पाकिस्तान की पॉलिसीज को और स्टैंड लेना चाहिए। अब PLO देखिए, फलस्तीन की जो अथॉरिटी है उनके हमारे साथ भी अच्छे तल्लुकात थे, और उनके यासर अरफात से लेकर अभी तक इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात। तो और अब अभी तक देखें, वो जो PLO है उसको कौन फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? उसको अमेरिका फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। मिलियंस ऑफ डॉलर आज भी वो अमेरिका से लेते हैं। और हमास को कौन सपोर्ट करता है? हमास को कई अरब ममालिक सपोर्ट करते हैं, नोटेबली कतर सपोर्ट उनको करता रहा। तो देखें, ये रियलिटी है। और ये भी रियलिटी है कि इजराइल को जो इलाका UN मैंडेट के तहत मिला वो सिर्फ 14,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था, और आज वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका कब्जा करके बैठे हुए।
तो देखें ये दुनिया कम अज कम देखें, ये दुनिया अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड है और माइट इज राइट हमने देखा गया है, बट ये हमास का जो ऑब्जेक्टिव था, आई थिंक हमास ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। उन्होंने इजराइल को एक्सपोज किया, उन्हें स्ट्रेच किया, और सिर्फ 40 किलोमीटर का इलाका इजराइल जो तीसरा साल शुरू हो गया कब्जा नहीं कर सका। हमास से बड़ा इलाका जो वेस्ट बैंक है, जिसका कि 135 किलोमीटर लेंथ है और 40 से 60 किलोमीटर चौड़ाई है, देखिए वहां फलस्तीन के बाकी लोग बसते हैं। और इसका हिस्सा है कि जब ग्रेजुअली, पहले बात तो यह है कि जंग बंद कर दी जाए। देखिए ये एक इंसानियत का मामला है और बिल्कुल सही है कि पहला काम यह है कि जंग बंद करें। दूसरा काम यह है कि हजारों जो वहां ट्रक्स और जो एड, ह्यूमैनिटेरियन एड आई हुई है, उसको गजा के इलाके में पहुंचाया जाए। ये इंसानियत का देखें अलमिया है। और उसके बाद की बात है कि हमास हथियार डालेगी और इजरायली ग्रेजुअली फेज आउट करेंगे, और उसके बाद फिर फलस्तीन अथॉरिटी जो इसमें मेन स्टेक होल्डर है, उसने कहा है कि हम 1 साल में फलस्तीन में इलेक्शन कराएंगे, जिसमें वेस्ट बैंक का भी इलाका शामिल होगा और गजा का भी शामिल होगा। और इसके बाद में है कि अल्टीमेटली जो मेरे ख्याल में है, इजराइल के पास कोई चारा नहीं है कि सिवाय 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाने में। तो ये रियलिटीज हैं और हमें जो है जज्बात से हट के पाकिस्तान के मफाद के तहत बात करनी चाहिए। और उस बिकॉज नेशंस में देखें नेशनल इंटरेस्ट होती है और बाकी जज्बाती ठीक है, हम सारे मुसलमान हैं, हम एक जिस्म की तरह है, हम हर तरह से मुसलमान जहां भी दुनिया में रहते हैं उन्हें सपोर्ट कर, मॉरली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल सपोर्ट करने को तैयार है। बट दुनिया की रियलिटी यह है कि बाउंड्रीज बन चुकी है और दुनिया के सिस्टम के साथ आपको चलना होता है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब साथ रहे। अब्दुल रऊफ साहब, ये मंसूबे की ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने की अथॉरिटी किसके पास होगी? ओवरसाइट कौन करेगा? मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें जिसको चेयर तो ट्रंप ही करेगा और फिर मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट होंगे, वो देखेंगे। और फिर जो है वो जैसे आपने भी पढ़ा है कि वहाँ पे लोकल जो है वो उसकी गवर्नेंस देखेंगे। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें मैं चाह रहा था कि ऐड करें। यहाँ पे हम हमास को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसराइल को इस पोजीशन में लाने के लिए सबसे मेन रोल जो है वो, जिसमें अरब वर्ल्ड और पाकिस्तान और साथ में फ्रेंच और यूरोपियन ममालिक का भी है। आपने देखा है कि वो कितने अरसे से कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी थी और जुलाई में उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि 150 ममालिक से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे एग्री हैं और हमारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमास के पास ना तो इतनी कोई कैपेसिटी है कि वो, और जहाँ तक इसराइल को एक्सपोज करने की बात है, वो तो हम मेरे ख्याल में पैदा हुए हैं तो देख रहे हैं कि वो एक्सपोज ही है, उसको फर्दर एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से वो बॉम्बिंग करता रहा है, और जो सबसे मेन इशू यहाँ पे आया हुआ था वो ये था कि चूंकि गजा को तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उसकी एनेक्सेशन का था और ऑक्यूपेशन का था, जो ट्रंप किसी सूरत में नहीं चाहता था कि उसकी ऑक्यूपेशन इसराइल के पास जाए। और फिर यूरोपियन और अरब और दूसरे ममालिक का जो प्रेशर था, दैट ब्रॉट नेतन्याहू के वो इस पीस डील पे एग्री हो। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ रहेंगे कारिया साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हमें यहाँ पे इंटरनली इस सूरत हाल पे जो रद्द-ए-अमल आ रहा है सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से, उसको कैसे कैटर करना है? गवर्नमेंट ने अभी तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई हाउस में डिबेट भी नहीं हुआ। आई एम अगेन गेटिंग बैक टू दैट थिंग कि हमें ऑन बोर्ड तो करना होगा ना सर, सियासी फरीक़ैन को, मजहबी फरीक़ैन को, अवामुन नास को बेज़त मजमुई एक जायचा तो पेश करना होगा ना उनके सामने। देखिए, मैंने आज किया ना कि हुकूमत क्या चीज रखेगी इसमें, क्या क्या खुफिया रखेगा। एक तजवीज़ आई है, एक मुजव्वज़ा फार्मूला आया है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस किया और फिर वो अनर्थ हो गया। अब इसके बाद हुकूमत कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट साइन करने हैं या कोई मुआहदा करना है, या इसके ऊपर डिबेट तो खुल गई। आप और मैं भी डिबेट कर रहे हैं, सियासी जमातें भी कर रही हैं। मसला हमारा ये है कि हम इस मसले के मेन स्टेक होल्डर नहीं है। हम इसराइल के फलस्तीनियों के सपोर्टर हैं। और ये भी ठीक है, मेरे भाई ने कहा कि जी एक जिस्म के सारे हिस्से हैं। अब कैसे एक जिस्म के सारे हिस्से हैं? मैं बगैर पासपोर्ट के दूसरे किसी मुसलमान मुल्क में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। अफगानिस्तान वाले मुझे कत्ल करने को दरपे हैं, बिल्कुल मैं अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहा हूँ। तालिबान मेरे गले काट रहे हैं। कहाँ का एक जिस्म, कहाँ के हम उसके हिस्से हैं? तो हमें इन चीजों से भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। खुले आंखों से हकायक देखने हैं। हर कौम, मुसलमान ममालिक, डिफरेंट कौमें हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इसके बावजूद हम कौम के मिल्लत के तौर पे, ठीक है, हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, एक ब्लॉक के तौर पे हम उनके साथ हैं। और जहां भी जुर्म होगा, जुल्म होगा,
भले वो मुसलमान हो या ना हो, वो किसी मजहब से यकीन तक ताल्लुक रखते हो, हमारे उनके लिए ये जज्बात होंगे। और ये बात कि जी आज वहां पे हमास ने या किसने उनको काबू किया, ये जो हमारे ममालिक का प्रेशर है, इसको तो ना इसराइल खातर में लाता है ना अमेरिका खातर में लाता है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि फलस्तीनियों ने अपने खून से, उनकी जिद्दोजहद, अपनी असमतें लुटा के, अपने बच्चे कुर्बान करके इस पोजीशन में वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखा है। और आज इतनी बड़ी तादाद में ये कुर्बानियां देने के बाद तब जाके आलमी नीड में थोड़ी सी जो है ना वो जुम्बश हुई है, और तब उन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम करते हैं फलस्तीन को। ये काउंटर प्रेशर बना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि मैंने पहले अर्ज किया ना कि हुसैन शेख सोहरावर्दी ने यही कहा था कि ये जो थोड़े से के चंद हजार किलोमीटर के रकबे पे बना हुआ मुल्क है, जिसको यूएन ने बनाया और दुनिया की ममालिक ने, उस वक्त की आलमी ताकतों ने, ये जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स, जिन्होंने बेसिकली वर्ल्ड का नया नक्शा तामीर किया था 1945 में, उन्होंने इसको तामीर किया था। उन्होंने कहा था कि इसके पीछे दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है, ये फैलता जाएगा, तुम सुकड़ते जाओगे। तो कायरा साहब, क्या फिर अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद हो जाता है और हमास की रजामंदी भी आ जाती है, तो फिर इसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड और दीगर जो प्लान्स ट्रंप साहब आउटले कर रहे हैं, उनकी जानिब भी पेशरफ्त हो सकती है? एक देखे ना, ख्वाब है ना, हमारे यहाँ भी एक ग्रुप है लोगों का जो ये कहता है हमने दिल्ली के लाल किले पे झंडा लगाना है। तो कहता है कि जी बर्रे सगीर पे हमारी हुकूमत थी, हमने अजमत वस्ता की तरह अपनी कमाल का अपना निजाम कायम करना है। ठीक है, अब उनके साथ लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन वो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। इसी तरह हमें समझने की जरूरत है भाई, हमने इजराइल के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं, डट के खड़े हैं, उसके मजालिम के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे तो फलस्तीन, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहे, लेकिन इस तरह किसी तरीके से अमन का कोई ऐसा फार्मूला जिसपे, हम एक कमजोर कौम है ना जी, इसके ऊपर आपको कोई हो सकता है मुझे गालियां देनी शुरू कर दे कि ये बुज़दिल है, ये फलां है, ये पता नहीं, ये मुझे यहूदियों का एजेंट बनाया जाए, लेकिन टू हेल विद दैट। असल में मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज को देख के वहां पे जुल्म और जबर की रात कम करो भाई। बिल्कुल ठीक, बच्चे भूखों मर रहे हैं। ऐसे ही है सर मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा जनरल जायद साहब की भी ओपिनियन ले लूं। जायद साहब, यही सवाल आपके लिए कि ये ट्रंप साहब तो कल कह रहे थे कि ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये पहला कदम है, उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड की वो बात कर रहे हैं और दीगर जो मंसूबे उनके जहन में है, उसमें भी फिर हम ऐसे ही ऑन बोर्ड होंगे? पाकिस्तान की उसमें पोजीशन क्या होगी? देखिए, अभी जैसे कायरा साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को हम इतना सेंट्रल स्टेज पे उस तरह है नहीं है, हमारा जो वेट आया जी वो उस वजह से थोड़ी सी अहमियत ज्यादा की गई है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, और उसके बाद ये जो थोड़ा सा न्यूक्लियर का एस्पेक्ट है और जो बिगड़ती हुई साख खराब हो रही है अमेरिका की इन द मुस्लिम एंड इस्लामिक वर्ल्ड, प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा उसको बहाल करना चाहते हैं और वो मीनिंगफुल कर रहे हैं पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जब अभी सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ा है तो उसके बाद थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के बीच में अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी एक किस्म की हो गई है, वी आर पार्ट ऑफ दैट वो। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रंप भी जो बात कर रहे हैं जी, वो बात कर रहे हैं कि गाजा एंड बियॉन्ड, इसका मतलब यह है कि पूरे अरब वर्ल्ड का एक वो पैकेज करना चाह रहे हैं। तो अभी ये थोड़े अरसे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। असल में हिस्ट्री इतनी बुरी है जी, 1991 में जब अकॉर्ड हुए और इतना पीस का ये मुआहदा हुआ तो अराउंड 75,000 यहूदी आके आबाद किए गए थे, आज वो 7.5 लाख हो चुके हैं। Exactly. तो ये जो ग्रेजुएटेड करते हैं या जो फेज में चीजें करते हैं उसका डेमोग्राफिक कू के जरिए ये चीजों को ऑल्टर कर रहे हैं। एक लार्जर ओपिनियन ये भी है कि इजराइल जो है वो जो कुछ जंग से हासिल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो जंग से कोई एक ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका, ना ईरान का न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पे बंद हो सका, ना हमास का मुकम्मल खात्मा हो सका, ना गाजा पे कब्जा किया जा सका, ना वो रवेरा बना है अभी बल्कि वहीं पे रह रहे हैं। बट एनीवेज आई थिंक अकॉर्ड में उस वक्त लोग आएंगे जब इसकी डिस्पेंसेशन ठीक होगी। फलस्तीन जो है वो नेगेटिव पीस नहीं, साइलेंसिंग ऑफ गन नहीं, पॉजिटिव पीस की बात होगी। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। जनरल तारिक रशीद साहब और जायद महमूद साहब अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ रहे। ब्रेक के बाद आप तीनों से जरा बात करता हूँ। वेलकम बैक जनरल साहब। तारिक रशीद साहब, ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने तो जनरल असेंबली में कहा कि वो अगर अमन मुआहदा होता है
और वहाँ पे फोर्सेस की ज़रूरत हुई ट्रेनिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो 20,000 ट्रूप्स भेजेंगे। डू यू थिंक कि बाकी अरब इस्लामी ममालिक भी इसमें प्रैक्टिकली फ़ौज भेज सकते हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि जो जैसे इंडोनेशिया के प्रभो साहब जो प्रेसिडेंट है, ये उन 7 ममालिक में शामिल थे जिसमें पाकिस्तान के भी वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म शामिल थे। ये ट्रम्प साहब से जो मुलाकात हुई UN की असेंबली के एनुअल सेशन की साइड लाइन्स पे, उसमें मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है ये जो 7 ममालिक के सामने ट्रम्प साहब ने ये अपना जो अमन का मंसूबा पेश किया, इन्हें चाहिए कि ये इस बात को इंश्योर करे कि जो 20 टकात हैं इन पे अमल हो और दोबारा इजराइल जो है वो जुर्रत ना करे कि किसी किस्म के फ़लस्तीन के इलाके में कब्जा करने की कोशिश करे। मेरा ये ख्याल है कि देखें, जहाँ आप जो बात कर रहे थे कि ट्रम्प ने 4 दिन का क्यों ऐसा प्रेशर डाला हुआ है कि 3-4 दिन में इस पर साइन करे, अमल करे हमास। मेरा ख्याल है एक तरफ तो वो जो इंसानी अलमिया है उसको वो कम से कम करना चाहते हैं, और दूसरा नेतन्याहू के बचाने के लिए, नेतन्याहू के खिलाफ लाखों जो इजरायली हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जो हमारे वहाँ कैदी हैं उन्हें वापस लाया जाए और गजा में जंग बंद की जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर। तो नेतन्याहू की एक किस्म की फेस सेविंग और उसकी हेल्प के लिए ये जो है ट्रम्प साहब इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसके साथ जामी साहब मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूं, जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने कहा, देखें इस वक्त भी जो कैदी हैं वो हमास के पास हैं जी। इस वक्त भी आप हमास कह लें या फ़लस्तीन कह लें, इस वक्त भी हमास कहें या फ़लस्तीन जिन्होंने हज़ारों लोगों की कुर्बानियां दी हैं, तो जो उनकी कुर्बानियां हैं जिन लोगों ने दी हैं हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और जहां तक कायरा साहब जो बात कर रहे थे कि हम सऊदी अरेबिया में बगैर वीजे के नहीं ले जा सकते, और या तालिबान की मिसाल दी, देखें ये तालिबान एक बिगड़ी शक्ल है, ये तो इंसान कहने के काबिल नहीं है जो इस किस्म के एक्सट्रीमिज्म दिखाते हैं। इस्लाम में तो एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म की गुंजाइश ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था ना कि एक मुस्लिम की पासबानी के लिए बिल्कुल ठीक है सर, नील के साहिल से लेकर बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं जरा वक्त मुख्तसर है, मैं सबसे जरा मुख्तसर बात कर लूँ। जाहिद साहब, योर फाइनल टेक सर, ये मुआहिदा कहाँ ले जाएगा अरब इस्लामी ममालिक को और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस? देखिए जामी साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो मुआहिदा है ये अभी तक ग्रे में ही है जी, ब्लैक एंड वाइट अभी हुआ नहीं है। जब तक फ़लस्तीन की जो रियासत है, मुकम्मल स्टेट है, उसका जब तक पूरा मैप, उसकी फंक्शनैलिटी, और जब तक ऑल इंक्लूसिव वहाँ पे गवर्नमेंट और उनकी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, इस मुआहिदे को आप फेज़ 1 में तो मैं यही समझूंगा कि ये अभी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या जो भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हासिल नहीं कर सके, ये बेसिकली इजराइल उनको हासिल करना चाहता है। अब इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर है जी। नेतन्याहू साहब मेरे ख्याल में छुट्टियां लेके चले गए हैं कहीं, क्योंकि वो अभी फार राइट को फेस नहीं कर सके, जिनके लिए उन्होंने ये सारा ढोंग रचाया वापस जाके जी बैक होम। तो पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे भी है। बाकी विद ऑल माय रिस्पेक्ट, जल तारिक साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि वो कैप्टिव्स हैं वहां पे, दे हैव नथिंग टू डू। इजराइल और अमेरिका का इन कैप्टिव्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये तो कासस बलाई के तौर पे उन्होंने शुक्र किया होगा कि ये इनको मौका मिला है इनकी वजह से यहाँ पे पहुंचने का। तो दे हैव नथिंग टू डू। उनके डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत है इन लोगों के, पेरेंट्स का, फैमिलीज का, लेकिन वो उसको अगर लाना चाहते तो ये देखिए ना, ईरान का अटैक हुआ, एक दिन रहता था डायलॉग में, चले मुकम्मल पीस को मौका मिल जाता। जो कतर के ऊपर अटैक है उस वक्त आपने उनको गारंटीज दी, और मुसाद ने 100% गारंटीज दी हुई थी कि जी कुछ भी नहीं कहा जाएगा। आई मीन दे वर अंडर गारंटी, और उन्होंने कर दिया। अभी आप माजरत कर रहे हैं, एनीवेज तो ट्रस्ट हो नहीं सकता। अब मुआहिदा ले जाएगा किधर? अगर तो ट्रू लिटर एंड स्पिरिट में होता है तो फिर तो लार्जर हम देख रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अरब वर्ल्ड की भी हो जाएगी इस पे, और लोग भी शामिल होना चाहेंगे। जिस तरह कायरा साहब कहते हैं कि इजराइल को एक रियलिटी के तौर पर मान के, लेकिन वो तब भी होगा कि जब फलस्तीन का जो जस्ट डिमार्केशन है उसको मुकम्मल किया। अब जो 2 शराइत है, डीमिलिटराइजेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन, ये नॉन स्टार्टर्स है जी। अगर हमास अगर फलस्तीन के अंदर रह रही है और उसके अंदर उन लोगों ने रहना है, तो उनको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आपको किसी न किसी तरीके से किसी डी रेडिकलाइज आप तब भी करेंगे उनको। अगर फर्ज करें वो आप मानते हैं सारे को रेडिकलाइज हो चुके हैं, वो तब ना आप जब मारेंगे लोगों को तो रेडिकलाइज नहीं होंगे तो क्या होंगे जी? आप जेनोसाइडल आपने अप्रोच की है, तो आपका क्या ख्याल है कि एनिमिटी कल खत्म हो जाएगी, कल मुआहिदा हो जाएगा, तो क्या ये भाइयों की तरह रहना शुरू है? दिस एनिमिटी हैज गॉन इनटू द ब्लड ऑफ एवरी
सिटीजन जो वहां पे रह जी गाजा के अंदर, और ये नस्लें लगेंगी अभी ये नेतन्याहू के ये टेररिस्ट गंद को दूर करने के लिए। बहुत बहुत ये पता नहीं शुक्रिया कितनी सर। अब हमासे हैं वक्त प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। बस देखना यही है कि इस माहदे को अगर हमास पार्टी की मुकम्मल तायद हासिल होती है, अमल दरामद की सूरत कैसे होगी? क्या ये माहदा वाक़तन अमन ला सकता है? रह गई बात इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, तो इस मंसूबे की हिमायत करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई इस्लामी मुल्क इस इसराइली रियासत को भी तस्लीम करे। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।